दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कोई आम स्टोरी नहीं है, बल्कि जिसने इसको देखा वो या तो अधिकतर दर्शकों की तरह इस तरह कायल हो गया या फिर हैरत में पड़ गया कि आखिर दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है। दिमाग को घुमा देने वाली रहस्यों की गुत्थी से सजी हर एक सेकंड एक अलग ट्विस्ट से भरी ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि अंत तक आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगी और क्लाइमेक्स इतना लाजवाब है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। मूवी का नाम है एन इंस्पेक्टर कॉल्स और इसकी अमेजिंग 7.6 की IMDb रेटिंग इस बात का सबूत है कि यकीनन ये आपकी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपने कमरे में होती है और वहीं पर कोई शख्स भी मौजूद होता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम ईश्वर पर विश्वास रखती हो। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मैंने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इतना टूट चुकी हूँ कि ईश्वर के अलावा अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें मिस्टर आर्थर बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो ब्रमली शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और अपने बेटे एरिक के साथ कुछ जरूरी काम को निपटाने के बाद घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आज घर में सभी नौकर चाकर साफ सजावट में लगे हुए थे, मानो कोई जश्न होने वाला है। मिस्टर बिल्डिंग की पत्नी सेबिल खुद सब पर नजर रख रही थी। वहीं घर में इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए बेटी शीला अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहन रही थी। तभी बिल्डिंग और एरिक घर आ जाते हैं और एरिक घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर सबसे पहले विस्की की बोतल खोलकर एक पैग लगाता है, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो एक अल्कोहलिक है। थोड़ी ही देर बाद पार्टी का समय होता है और दरवाजे पर गेस्ट की दस्तक होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक गेराल्ड क्रॉफ्ट होते हैं। दरअसल गेराल्ड के लिए ही आज ये प्राइवेट डिनर पार्टी रखी गई थी। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड शीला को शादी के लिए प्रपोज करता है और बिल्डिंग परिवार को इससे कोई ऐतराज नहीं था। उल्टा उनके लिए तो ये बहुत ही फख्र की बात थी कि शहर के इतने बड़े घराने से उनका संबंध होने जा रहा था। एक बिजनेसमैन के तौर पर देखें तो बिल्डिंग के लिए ये एक फायदे का सौदा था। डिनर खत्म करने के बाद दोनों माँ बेटी सेबिल और शीला टहलने के लिए बाहर निकल जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर मौजूद मिस्टर बिल्डिंग अपने होने वाले दामाद गेराल्ड से फ्यूचर को लेकर बात करने लगते हैं। वो गेराल्ड को भविष्य में होने वाले बिजनेस के कायदे कानून से रिलेटेड कुछ बता ही रहे होते हैं कि तभी नौकरानी एडना आकर उन्हें बताती है कि इंस्पेक्टर गूली आए हुए हैं। घर पर इस बिन बुलाए मेहमान को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, खास तौर पर मिस्टर बिल्डिंग, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ शहर के मजिस्ट्रेट और लोकल पॉलिटिशियन भी थे जो आमतौर पर शहर के सभी पुलिस वालों से परिचित थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इंस्पेक्टर गूली को नहीं देखा था। वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? मैंने आज तक तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल सही, मेरा हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और कुछ ही घंटे पहले मेरे पास एक लड़की का केस आया और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर गूली बताता है कि इस लड़की का नाम ईवा स्मिथ है और उसकी मौत किसी तरीके के जहरीले पदार्थ से हुई है। ईवा स्मिथ का नाम सुनते ही मिस्टर बिल्डिंग के चेहरे की रंगत बदल जाती है, लेकिन वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। जिस पर गूली कहता है कि ईवा की मौत के समय हमें उसके पास से कुछ लेटर्स और एक डायरी मिली जो साफ साफ इशारा कर रही है कि वो आपकी फैक्ट्री में काम किया करती थी। गूली जब ईवा की तस्वीर मिस्टर बिल्डिंग को बताता है तो वो उसे पहचान जाते हैं, मगर एरिक उसे नहीं जानता था, क्योंकि एरिक के फैक्ट्री ज्वाइन करने के 2 साल पहले ही वो लड़की काम छोड़कर चली गई थी और उसे खुद मिस्टर बिल्डिंग ने निकाला था। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम ऑफिस में बैठे मिस्टर बिल्डिंग को देखते हैं, जिनकी नजर फैक्ट्री में काम कर रहे सभी स्टाफ मेंबर्स पर थी, पर खास तौर पर ईवा पर। आखिर वो थी ही इतनी खूबसूरत, उसे देखकर कोई भी अपना दिल झटके में दे बैठे। पर यूं मिस्टर बिल्डिंग का उसे देखना ईवा को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करवाता था। मिस्टर बिल्डिंग ईवा के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी गेराल्ड उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपका पारिवारिक मसला है, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मगर जब इंस्पेक्टर गूली को मालूम पड़ता है कि शीला का मंगेतर मशहूर शख्सियत गेराल्ड क्रॉफ्ट है, तो वो फौरन उसे वहीं रोक देता है। अब मिस्टर बिल्डिंग इंस्पेक्टर गूली को बताते हैं कि 2 साल पहले मैंने इस लड़की को निकाल दिया था, क्योंकि ये मेरी फैक्ट्री में कुछ महिलाओं के साथ मिलकर गुटबाजी कर रही थी
और मुझ पर उनका वेतन बढ़ाने का दबाव डालती थी। जब मैंने उसे इसके लिए मना किया तो उसने सभी महिलाओं को भड़काकर फैक्ट्री का काम रोक दिया, जिससे एक बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया। 2 हफ्तों तक धरने पर बैठने के बाद मैंने इस लड़की को अपने ऑफिस में मिलने बुलाया। अब वापस हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर बेचारी ईवा मिस्टर बिल्डिंग से मिलने के लिए अकेले आई होती है। यहाँ मिस्टर बिल्डिंग उसके बदन को छूते हुए कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे की नमी शायद पैसे खत्म होने की वजह से मुरझा रही है। ईवा उसके इस बर्ताव को शांति से सहते हुए कहती है कि हाँ, हम सभी महिलाओं के पैसे खत्म हो रहे हैं, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि मकान मालिक भी हर 6 महीने में किराया बढ़ा देता है और बस जिंदगी की इन्हीं परेशानियों को थोड़ा सा सही करने के लिए हम लोग आपसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मिस्टर बिल्डिंग उससे कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, तुम्हें एक अच्छा खासा स्टाफ भी दूंगा जो दिन भर तुम्हारे आगे पीछे लगे रहेंगे, साथ ही साथ तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, बाकी महिलाओं को कैसे समझाना है वो मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। ईवा के पास अच्छा मौका था, लेकिन वो अपने साथियों को ऐसे धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए वो मिस्टर बिल्डिंग के ऑफर को ठुकरा देती है और बोलती है कि हम सभी गरीब महिलाएं हैं, मुझे अकेले नहीं, सबको पैसों की जरूरत है। ईवा का जवाब सुनकर मिस्टर बिल्डिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भी कोई ऑफर नहीं देने वाला। अगले हफ्ते सोमवार तक तुम सभी औरतों के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मजबूरी में तुम्हें खुद ही काम पर आना पड़ेगा। जैसा कि मिस्टर बिल्डिंग ने सोचा था, आखिरकार वैसा ही हुआ। सोमवार को सभी महिलाएं वापस अपने काम पर लौट आईं। ईवा भी उनके साथ रहती है, मगर बिल्डिंग उसे फैक्ट्री में घुसने से मना कर देता है और काम से निकाल देता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। मिस्टर बिल्डिंग की बातों को सुनकर गेराल्ड उससे कहता है कि आपने बहुत ही सही काम किया, ऐसे लोगों को तो कहीं भी काम देना नहीं चाहिए। पर एरिक की सोच अपने पिता से थोड़ी अलग थी। वो ये सब जानकर उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो सभी गरीब औरतें थी, अगर चंद पैसे बढ़ा भी दिए जाते तो क्या चला जाता आपका। पर गेराल्ड उसकी इस बात से सहमत नहीं था। उसे लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के खिलाफ बगावत करने लगे तो उसे काम पर रखने का मतलब है आस्तीन के सांप को दूध पिलाना, जो कभी न कभी अपने मालिक को ही डसेगा। इस बीच वहाँ शीला आ जाती है, जो इतनी रात में अपने घर में किसी पुलिस वाले को देखकर काफी हैरत में थी। तभी इंस्पेक्टर गूली मिस्टर बिल्डिंग से कहते हैं, भले ही ईवा स्मिथ को 2 साल पहले आपने काम से निकाल दिया था, लेकिन हकीकत में उसकी मौत के जिम्मेदार कहीं न कहीं आप ही हैं, क्योंकि जब से वो नौकरी से हाथ धो बैठी थी तभी से उसकी जिंदगी में एक के बाद एक कठिनाइयां आना शुरू हो गईं, जिसके चलते उसे अपनी जान देनी पड़ी। शीला ये सब सुनकर गूली से ईवा के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन थी और क्या वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। गूली बोलते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी उम्र की एक बेहद हसीन लड़की थी और आखिरी वक्त में मैंने जब उसे देखा तो वो दूध की तरह सफेद हो गई थी, लेकिन मरने के बावजूद भी उसके चेहरे का निखार बिल्कुल भी नहीं बदला था। ये सुनकर कमजोर दिल की शीला फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर उसके पिता बिल्डिंग उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं, मगर इंस्पेक्टर गूली उसे रोक देता है, जिस पर बिल्डिंग उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर आकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो, फौरन यहाँ से चले जाओ। अब गूली अपना कोट उतारकर वहीं बैठ जाता है और वो बोलता है कि जब तक मेरी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम लोग भी कहीं नहीं जाओगे। गेराल्ड बोलता है कि अगर तुमको छानबीन करनी है तो इस बात की करो कि नौकरी से निकाल देने के बाद वो लड़की कहाँ काम कर रही थी और उसके साथ क्या क्या हुआ, ना कि यहाँ पर बैठकर मेरे परिवार को बदनाम करो। शीला गूली से पूछती है कि क्या मेरे पिता द्वारा काम से निकाल देने के बाद ईवा को दोबारा कहीं काम मिला था, तो इंस्पेक्टर गूली बताते हैं कि काम से निकाल देने के बाद वो लड़की कई दिनों तक भूखी प्यासी रही और उसके माता पिता भी नहीं थे, इसीलिए सर से छत भी चली गई। हालांकि कई दिनों बाद उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स की नौकरी मिल गई थी, पर 6 हफ्तों बाद उसे वहां से भी निकाल दिया गया। ये सुनकर बड़े ही कड़े मिजाज के साथ मिस्टर बिल्डिंग कहता है, जरूर उस लड़की ने वहाँ पर भी कोई गड़बड़ की होगी। तभी इंस्पेक्टर गूली बोलते हैं, इस बार उस लड़की को इसकी वजह से नहीं बल्कि किसी कस्टमर की शिकायत के कारण निकाला गया था।
इस पर शीला पूछती है कि उसे नौकरी से कब निकाला गया। गूली कहते हैं कि पिछले साल जनवरी में। और ये सुनते ही शीला के चेहरे का रंग उतर जाता है। और जब इंस्पेक्टर उसके पास जाकर ईवा की तस्वीर दिखाते हैं तो ये देखते ही शीला की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वही वो कस्टमर थी जिसके कहने पर ईवा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी थी। इस पर शीला को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ कहानी दोबारा से अतीत के पन्नों में चली जाती है, जिसके बारे में सोचते हुए शीला बताती है कि वो हमेशा से अकेले ही शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन उस रोज उसकी माँ सेविल भी साथ चलने की जिद करने लगी। दोनों शॉपिंग करने के लिए उसी दुकान में गए जहाँ पर शीला को एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन माँ सेविल को वो ड्रेस अपनी बेटी पर बिल्कुल भी नहीं भाती। उल्टा सामने खड़ी ईवा पर मैच करते हुए कहती हैं कि देखो, ऐसी ड्रेस इस तरह की खूबसूरत लड़कियों पर अच्छी लगती हैं। वहाँ काफी कस्टमर्स के अलावा स्टोर में काम कर रही लड़कियां खड़ी थी, जिनके सामने शीला को ये अपनी बेइज्जती लगती है और वो मन ही मन अपनी माँ और ईवा के ऊपर झल्ला जाती है। इस सब के बावजूद भी वो ड्रेस को एक बार ट्राई करती है और जब शीशे में देख रही होती है तो पीछे खड़ी ईवा एक अच्छी सेल्समैन की तरह मुस्कुरा रही होती है, लेकिन शीला को उसकी ये हंसी बिल्कुल भी रास नहीं आती। उसे लगता है कि वो उसके ऊपर हंस रही है, जिस पर शीला का दिमाग खराब हो जाता है और वो मैनेजर को बुलाने के लिए कहती है। हालांकि इस बीच ईवा उसको बार बार यही कह रही थी कि मैं आपके ऊपर हंस नहीं रही थी, मगर शीला उसकी एक भी नहीं सुनती और वो मैनेजर से उसे नौकरी से निकालने को कहती है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपने पिता से कहकर उसकी दुकान बंद करवा देगी। और इसी वजह से ईवा की एक बार फिर से नौकरी चली जाती है और वो रोड पर आ जाती है। इंस्पेक्टर गूली शीला को ताना मारते हुए कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने एक गरीब लड़की से उसकी नौकरी छीन ली। बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है। तब शीला अपनी गलती पर रोते हुए कहती है कि ना जाने क्यों उस समय मैंने ये कदम उठाया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ का गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया। जिस पर इंस्पेक्टर गूली कहता है कि नहीं, शायद तुम्हें उस वक्त उसकी खूबसूरती से जलन हो रही थी और तुमने इसी का बदला लिया। शीला बोलती है कि हाँ, शायद यही वजह थी। और फिर वो इंस्पेक्टर से पूछती है कि आगे उसके साथ क्या हुआ। तो गूली बोलता है कि नौकरी छूट जाने के बाद वो कई महीनों तक ऐसे ही रही। फिर एक रोज उसके दिमाग में एक तरकीब आई और अपना नाम बदलकर डेजी रेंटन रख लिया। ये नाम सुनते ही गेराल्ड को मानो सांप सूंघ गया हो, जिसको देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि गेराल्ड का भी उस लड़की से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। गेराल्ड के छूटते पसीने को देखकर शीला को दाल में कुछ काला नजर आता है और वो इंस्पेक्टर गूली को छोड़कर बाकी सभी को रूम से बाहर जाने को कहती है। वहीं बिल्डिंग और एरिक को बाहर देखकर सेबिल को इंस्पेक्टर पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। आखिर में वो उसके परिवार के इतने अहम दिन को बर्बाद जो कर रहा था और वो इसके बाद कमरे के अंदर जाती है। इसी दौरान इंस्पेक्टर गूली के पूछने पर गेराल्ड बताता है कि पहली बार उसे ईवा एक क्लब में दिखी थी, जहाँ पर उसे एक उम्र दराज इंसान छेड़ रहा था। उसको बचाने के लिए मैं उस आदमी के पास जाकर कहता हूँ कि मैं लॉर्ड क्रॉफ्ट का बेटा गेराल्ड क्रॉफ्ट हूँ। आपने मेरी महिला मित्र का ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर ईवा वहाँ से निकलने के लिए मेरे साथ चली आई, जहाँ मैं इस तरह उसे अपने साथ ले आने के लिए माफी मांगता हूँ। मगर तभी बातों ही बातों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर सा आ रहा था, मानो उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। इसलिए मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया और फिर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। खाने के बाद जब उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा कि वो उस बार में क्या करने गई थी। तब ईवा ने उसे बताया कि वो पहली बार किसी बार में गई थी। दरअसल उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके मकान मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया था, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के घर पर रहने को कह दिया। यहाँ तक कि बातों ही बातों में मैंने उसके चिक पर एक किस भी कर दिया था। इंस्पेक्टर गूली पूछते हैं कि क्या आप ईवा से मिलने के लिए दोबारा उसके पास गए थे। गेराल्ड कहता है कि हाँ, मैं उसके पास गया था, जिसके बाद दोनों ने एक साथ शाम भी बिताई थी और उसे कुछ पैसे भी दिए थे। फिर ईवा एक मिस्ट्रेस की तरह गेराल्ड के साथ रहने लगी। हालांकि अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है, इसीलिए उसके बारे में सोचकर गेराल्ड की आंखें भी नम हो जाती हैं। आगे वो गूली को बताता है कि कुछ महीने तक मेरा उसके साथ संबंध चलता रहा, लेकिन इसी साल सितंबर में मैंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। गूली बोलता है, यानी कि जब तुम उससे पूरी तरीके से बोर हो गए तो तुमने भी उसे छोड़ दिया। इस पर गेराल्ड कहता है कि आखिर मैं करता भी तो क्या करता, उससे शादी तो कर नहीं सकता था, वो मेरी हैसियत की तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए पूरे साल भर चलने लायक पैसा देकर मैंने उसे छोड़ना ही सही समझा। साइड में खड़ी शीला ये सब सुनकर गेराल्ड से पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करने लगे थे।
वो कहता है कि शायद कुछ समय के लिए तो उसकी खूबसूरती पर मैं पूरी तरह से फिदा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसकी वहाँ जान जो बचाई थी। और यहाँ हमें ये समझ में आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं गेराल्ड ने बस ईवा के बेरोजगार और गरीब होने का फायदा उठाया और कुछ नहीं। शीला कहती है कि इसके बाद उसका क्या हुआ, तो इंस्पेक्टर गूली बताते हैं कि कुछ महीनों के लिए वो लड़की समुद्र के किनारे एक लॉन्ज में रहने लगी थी और दिन रात गेराल्ड के साथ बिताए वो हसीन लम्हों को याद करने लगती है, क्योंकि वो गेराल्ड से प्यार करने लगी थी। तभी सेबिल कहती है कि अगर वो लड़की अपने अफेयर के बारे में याद करके अकेली रह रही थी और फिर उसने सुसाइड कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके कसूरवार हैं और हमारे परिवार के ऊपर इसका लांछन लगाया जाए। जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ वो उसी के लायक थी। अपनी माँ के मुंह से लड़की के कैरेक्टर पर ऐसी बातें सुनकर शीला फौरन उन्हें चुप करवाती है और एक महिला होकर किसी दूसरी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाती है। इसी बीच गेराल्ड वहाँ से जाने लगता है। इस बार गूली उसे नहीं रोकता, लेकिन शीला जाने से पहले गेराल्ड के हाथों कुछ ही देर पहले पहनाई गई एंगेजमेंट रिंग को वापस करके उसे हमेशा हमेशा के लिए ये रिश्ता तोड़ देती है। अब एरिक इंस्पेक्टर गूली से उस लड़की की तस्वीर देखने को कहता है, मगर अभी उसकी बारी नहीं आई थी, इसलिए वो उसे और रुकने को कहते हैं। मगर गूली को क्या पता था कि यहाँ एरिक भी गेराल्ड की तरह कुछ वक्त पहले इसी तरह एक लड़की का फायदा उठा चुका था और अब उसे उसका ख्याल आ जाता है। तभी इंस्पेक्टर गूली सेबिल से कहते हैं कि क्या आप उस लड़की को देखना चाहेंगी, मगर सेबिल इसके लिए मना कर देती है। लेकिन फिर भी गूली जबरदस्ती उस लड़की की फोटो सेबिल के सामने रख देता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, मगर फिर भी उसे पहचानने से वो इनकार कर देती है। जिस पर गूली चिल्लाते हुए सेबिल से कहता है कि ये झूठ आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप वुमेन चैरिटी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और ये लड़की कुछ हफ्ते पहले आपके पास मदद मांगने भी आई थी। ये सुनकर सेबिल को ना चाहकर भी सच बताना पड़ता है और वो कबूल कर लेती है कि हाँ, ये लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन इसने अपना नाम मिसेस बिर्लिंग बताया था, जो कि शहर के इज्जतदार लोगों द्वारा लिया जाता है। उसकी शक्ल इस बात की बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रही थी और मैंने उसका ये झूठ पकड़ लिया था। सच पूछने पर लड़की ने बताया कि ये नाम उसने खुद रखा है। और यहाँ कहानी एक बार फिर से अतीत में चली जाती है, जहाँ पर सेबिल ईवा से सवाल जवाब करती है और पूछती है कि वो कौन है और उसे किस तरह की मदद चाहिए। तो ईवा उन्हें अपना असली नाम बताते हुए कहती है कि मैं मिसेस बिर्लिंग हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सेबिल पूछती है कि आखिर इसके पिता कौन है, तो वो बताती है कि वो इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती। जिस पर सेबिल बोलती है कि वो चाहे जो भी हों, लेकिन वही इस बच्चे के पिता हैं और उन्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जवाब में ईवा अपनी बात रखते हुए कहती है कि वो आदमी शराब पीता है, उम्र में भी छोटा है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें मेरा साथ देगा। तो सेबिल बोलती है कि हम लोग भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर ईवा उनके सामने रोने लगती है और पैरों पर गिरकर आश्रम में रहने की भीख मांगती है, लेकिन सेबिल को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, जिसके बाद उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। ये सब जानकर शीला को अपनी माँ से घिन्न आने लगती है और वो उनसे कहती है कि माँ, आपको शर्म नहीं आई? एक अकेली गर्भवती महिला आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, क्या आप उसे 2 वक्त की रोटी और सर पर छत नहीं दे सकती थी? आखिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष होने का क्या ही फायदा है? इंस्पेक्टर गूली बोलता है कि जब वो आई थी तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर गेराल्ड कहता है, यानी कि वो बच्चा मेरा नहीं था, वो किसी और का था, क्योंकि तब तो मैं उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका था। इस पर सेबिल कहती है कि मतलब साफ है, वो लड़की कैरेक्टर लेस थी और उसकी मौत से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो दूसरा आदमी है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था। अचानक एरिक अपने कमरे में आता है और अब इंस्पेक्टर गूली उसे ईवा की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखते ही वो बड़ी ही बेदर्दी से रोने लगता है, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसके साथ उसने जबरदस्ती की थी। यहाँ एरिक सभी लोगों को बताता है कि वो उसी बार में गया था जहाँ ईवा काम किया करती थी। आखिर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, मैं बहुत नशे में था और उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन ना जाने क्यों उस लड़की ने अचानक से अपना मन बदल लिया। पर नशे में धुत होने की वजह से मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसके साथ जबरदस्ती की। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया, मगर ईवा ने इसके लिए ये कहकर मना कर दिया कि वो दोनों एक क्लास के नहीं हैं और वो नहीं चाहती कि इस गलती की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। आखिर मैं उसकी नजर में छोटी उम्र का था
हालांकि इन सब के बावजूद मैंने उसकी मदद करना चाही और उसे 50,000 पाउंड भी दिए। पैसे का नाम लेते ही मिस्टर बिल्डिंग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तो वो कहता है कि मैंने वो पैसे कंपनी के अकाउंट से लिए थे और ईवा को चेक दिया था। मिस्टर बिल्डिंग एरिक को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने कंपनी का नाम इस काम में क्यों फंसा दिया। अगर तुम्हें पैसों की ही जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। इस पर एरिक अपने पिता से कहता है कि आप वैसे पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों के बुरे वक्त में उनका साथ दें, खास तौर पर अगर बात पैसों की हो। इंस्पेक्टर गूली बोलते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। एरिक कहता है कि जब ईवा को मालूम पड़ा कि मैं ये पैसे उसे चुरा कर दे रहा हूँ तो उसने पैसों को लेने से साफ साफ मना कर दिया और मुझसे मिलना भी बंद कर दिया और उसके बाद मैं उससे कभी भी नहीं मिल पाया, या फिर शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। अपने भाई की सच्चाई सुनकर शीला कहती है, यानी कि वो लड़की जब आश्रम में मेरी माँ से मदद मांगने के लिए आई थी तो वो सच कह रही थी। वो नौजवान अमीर नामी लड़का कोई और नहीं बल्कि एरिक ही था, जिसका बच्चा उसकी कोख में पल रहा था। यहाँ तक कि उसने खुद को इसी वजह से मिसेस बिर्लिंग बताया था। एरिक पूछता है कि कौन सी मीटिंग और कौन सी चैरिटी, वो कहाँ गई थी। तो गूली उसे बताता है कि तुम्हारे पास से जाने के बाद ईवा तुम्हारी माँ के पास आश्रम में रहने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया, उल्टा उसे जलील करके वहाँ से भगा दिया। ये जानकर एरिक अपनी माँ से कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपका काम ही गरीबों की मदद करना है। उल्टा वो तो आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था। ये सुनकर सेबिल को थोड़ा सा अफसोस होता है और वो अपने रोते हुए बेटे को समझाती है, मगर अफसोस के मारे एरिक का बुरा हाल था। एरिक पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई, तो सेबिल बताता है कि जब वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी तो उसने एक कीटाणुनाशक दवाई को पीकर दर्दनाक मौत को गले लगा लिया। ये कहकर इंस्पेक्टर गूली अपना कोट पहनने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सब भूलना मत, तुम सब उसकी मौत के गुनहगार हो। तब मिस्टर बिल्डिंग गूली को 1000 पाउंड रिश्वत के तौर पर देने की पेशकश करता है, पर गूली वो पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अब पैसों से कुछ नहीं हो सकता। जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसकी माफी की कीमत चाहकर भी नहीं मिल सकती। हालांकि अगर कभी प्रायश्चित करने का मौका भी मिले तो भूलना नहीं, क्योंकि ईवा जैसे ना जाने कितने लाखों लोग इस दुनिया में ऐसे ही भटक रहे हैं। हम जैसे लोग चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं, जरूरत है तो सही नजरिए की। और फिर इंस्पेक्टर गूली यहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर गूली के जाने के बाद सभी बहुत परेशान थे। ये खुशी का मौका गम में बदल चुका था और मिस्टर बिल्डिंग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर कैसे आए। तभी गेराल्ड उनसे कहता है कि आपको ये पुलिस वाला कुछ गड़बड़ नहीं लगता? इतनी पूछताछ और जांच करने के बावजूद भी उसने हम लोगों से कोई लीगल पेपर पर साइन नहीं करवाया, न ही हमारी गवाही रिकॉर्ड की, जबकि उसे हमारी असलियत के बारे में मालूम था। वो बस हम लोगों से उस गुनाह को कबूल करवा रहा था। मिस्टर बिल्डिंग को भी उसकी बातों में थोड़ा सा दम लगता है और वो पुलिस के चीफ को फोन करके पूछता है कि क्या शहर में हाल ही में कोई इंस्पेक्टर गूली नाम का पुलिस वाला ट्रांसफर हुआ है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई आदमी पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है। और फिर सच्चाई को सुनने के बाद उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आखिर ये इंसान था कौन और उसे इन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता था। शीला कहती है कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि ईवा की मौत के असली गुनहगार हम सभी हैं। इस पर गेराल्ड कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन उसे हम लोगों के बारे में सब कुछ पता था। उल्टा हमें ये भी नहीं पता था कि उसने जिस लड़की की हमें फोटो दिखाई वो सेम है या फिर अलग अलग, क्योंकि जब भी उसने हम सबको फोटो दिखाई तो अलग अलग दिखाई। वो चाहता तो हमें एक ही फोटो को साथ में भी दिखा सकता था। क्या पता ऐसी कोई लड़की मरी भी है या नहीं। अब इस बात का पता लगाने के लिए गेराल्ड शहर के सरकारी अस्पताल में फोन लगाकर पूछता है कि आज किसी लड़की ने कोई जहरीले पदार्थ को पीकर खुदकुशी की है। यहाँ पर भी उसे एक दंग कर देने वाली खबर हाथ लगती है कि आज की डेट में किसी भी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, जिसके बाद उन सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं और यहाँ से कहानी के राज की गुत्थी खुलना शुरू हो जाती है। उधर इंस्पेक्टर गूली चलते चलते घर के बाहर रुक जाते हैं और उसके घर के अंदर एक लड़की डायरी में कुछ लिखकर उसमें अपनी फोटो भी रखती है। ये लड़की कोई और नहीं ईवा स्मिथ होती है, जो कि अभी तक जिंदा थी। हैरत की बात ये थी कि जिस फोटो को वो अपनी डायरी में रख रही थी वही फोटो इंस्पेक्टर गूली के पास भी थी, जिसे कुछ देर पहले उन्होंने बिल्डिंग परिवार को दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ घर पर मिस्टर बिल्डिंग, सेबिल और गेराल्ड इसी मुसीबत से पीछा छुड़ाने का जश्न मना रहे थे, क्योंकि अभी तक ईवा स्मिथ नाम की कोई लड़की मरी ही नहीं थी और ना ही उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस था। मगर शीला और एरिक उनके खुशी में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का मलाल था।
थोड़ी देर बाद हम ईवा को देखते हैं जो अपने घर से निकलकर पैदल एक चर्च के अंदर दाखिल होती है और टेबल पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर कैसे गेराल्ड ने उससे प्यार किया, एरिक की दरिंदगी और फिर उसकी दरिया दिली, उससे पहले ईवा की जूझती हुई जिंदगी। फिर रोते रोते वो बैग से एक फिनाइल की बोतल निकालती है और उसे पी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गूली ईवा के कमरे में जाकर उसकी डायरी पढ़ने लगते हैं। इसी बीच ईवा की हालत बिगड़ने लगती है। एक शख्स उसे फौरन अस्पताल पहुंचाता है जहां पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। इस कठिन भरे समय में ईवा को इंस्पेक्टर गूली अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे होते हैं। डॉक्टर उसे बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे मगर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। यहाँ मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर ईवा को अपना बचपन याद आने लगता है। यहाँ वो बीच के किनारे अक्सर लहरों के साथ गुनगुनाया करती थी। उसे लग रहा था कि वो कभी न कभी बहुत ऊंचाइयों को छुएगी मगर दुर्भाग्य से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सोचते सोचते वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है कि तभी अचानक नजदीक बैठे इंस्पेक्टर गूली उसका हाथ पकड़े हुए थे। इसी दौरान केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं और ये एक असली पुलिस वाला था, पर तब तक इंस्पेक्टर गूली वहाँ से गायब हो चुके थे और उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ बिल्डिंग हाउस में पार्टी चल रही थी। ये देखकर एरिक ईवा को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल रहा होता है कि तभी अचानक एक फोन की घंटी बजती है और बिल्डिंग जब फोन उठाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि एक लड़की ने अभी थोड़ी देर पहले सुसाइड कर लिया है और पुलिस उसी सिलसिले में कुछ सवाल जवाब करने के लिए उनके घर पर आ रही है। ये सुनते ही बिल्डिंग का दिमाग घूम जाता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये वीडियो यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी तरह आप सब भी अभी तक ये सोचकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर इंस्पेक्टर गूली कौन थे और उन्हें ईवा की मौत के बारे में समय से पहले कैसे मालूम पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये कहानी इसी नाम की एक नॉवेल पर आधारित है जिसको लेकर इंटरनेट की दुनिया में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। जैसे इंस्पेक्टर गूली कोई शख्स ना होकर अपने नाम की तरह दूसरी दुनिया की किसी आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है जो सिर्फ मरने वाले लोगों को ही दिखाई देती है। वो मौत के कोई देवता भी हो सकते हैं। हिंदू कहानियों के आधार पर आप उन्हें यमराज के दूत भी कह सकते हैं जो ईवा की मौत करीब आने पर उसे लेने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन उसकी दर्दनाक जिंदगी देखकर उन्होंने उसकी मौत के पीछे के सभी जिम्मेदार लोगों को उनकी गलती पर अफसोस करवाने का ये फैसला लिया। यही वजह होगी कि ईवा के मरने के कुछ समय पहले ही बिरलिंग परिवार के पास वो पहुंच गए और उन्हें उनकी घिनौनी हरकतों से वाकिफ करवाया, जिसका प्रायश्चित अब उन्हें उसकी मौत के बाद करना पड़ेगा। तो ये था इस कहानी को लेकर हमारा और दुनिया की आधी आबादी का नजरिया। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि ऐसी कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।